नमस्कार, मैं हूं अनूप और स्वागत करता हूं खबर अपडेट में। अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए बरकट्ठा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र भाई मोदी जी जुड़े हुए हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और लोगों से कितना समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले तो सुरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में ढेर सारी स्वागत है। जी धन्यवाद भाई। आप हमारे यहाँ आए, इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं भाई। पहले तो आप मुझे बताइए कि इस बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में उतरे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, जो मुद्दे हैं वो सबके सामने हैं और मूलभूत चीजें जो एक आम आदमी को चाहिए जी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये मूलभूत आवश्यकता है जी, जिसके लिए कोई प्रतिनिधि आज तक ध्यान नहीं दिया। और पांचों क्षेत्रों में देखेंगे तो बड़ा बदहाल स्थिति है। तो हमारा जो मुख्य मुद्दा होगा वो यही मुद्दा है। हमारा मुद्दा विकास का होगा। आप देख रहे हैं आए दिन कि जब चुनावी माहौल जब आता है तो जो नेताएं जो भी खड़े होते हैं वो बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, उसके बाद जो है जनता सिर्फ ठगी हुए महसूस करती है। तो किन भरोसों के साथ आखिर जनता आपके साथ है? आप एक बात और समझिए, लोग वादे करते भी हैं और मुकरते भी हैं और भाग जाते हैं। मैं ना वादा करने वाला आदमी में से हूं और ना मैं कहीं ऐसा मुकर के कहीं भागने वाला में से हूं। मैं आपको एक बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आपके चैनल के माध्यम से लोगों की जानकारी के लिए, कि मैं कोई पेशेवर राजनीति की नहीं, ना हमारी कोई पृष्ठभूमि राजनीति की है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और अपना अधिसंख्य समय मैंने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में दिया जी, उसकी अनुषंगिक इकाई में दिया, लोगों के बीच में रहा। और जो परिस्थितियां वर्तमान में बनाई गई है पूरे विधानसभा क्षेत्र में जी, तो उसको देख करके एक दर्द महसूस हुआ कि नहीं भाई, ये जो परिस्थिति बनी हुई है संगठन में विधानसभा गठन के बाद से और विगत 20 वर्षों से जो परिस्थिति इन लोगों ने क्रिएट करके रख दिया, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। लोग चुनाव में धर्म को लेकर जाते हैं, धर्म तो जीने का चीज है जी, उसके नाम पे आप वोट लेते हैं और करते कुछ नहीं है। फिर आप जाति की बात करते हैं, करते कुछ नहीं है। आप पैसे की बात करते हैं, पैसा से आप वोट ले लेते हैं और गलत हो जाता है। तो ये तो ठगा महसूस कर होना स्वाभाविक है ये लोगों के लिए कि भाई वो भी इन विषयों से हट के जब जाते हैं वोट करने, तो इन विषयों को ध्यान में रख के कि भाई हमको ये दो तीन चीजों से बच के वोट करना है, इस पर नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से वो ठगे जाते हैं। लोग चुनावी वादे करते हैं और फिर बाद में भाग जाते हैं। बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से जो कद्दावर नेता माने जाते हैं अमित यादव जी और जानकी यादव जी, दोनों खड़े हैं। ऐसे में आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? दोनों कोई खड़े हैं और आप भी इस मैदान में उतरे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। आप दूरी की बात नहीं करिए, कुल 23 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है जी, जो फाइनल बचे हैं। तो मेरे जैसे और 22 प्रत्याशी हैं, तो 23 प्रत्याशी मैदान में हैं जी। जनता तो विचार करेगी सबों पे। बिल्कुल। रही बात चाचा भतीजा की, तो एक कहावत है, बंद मुठीलात की खुल गई तो खाक की। जब तक वो बंद थे, जैसे आप 2009 में अनुकंपा पे आए वर्तमान विधायक, 5 साल का उनका कार्यकाल लोगों ने देखा, लगा कि भाई आदमी उपयुक्त नहीं है, 14 में उनको नकार दिया। बार बार पूर्व विधायक प्रयासरत थे, 14 में उनको अवसर दे दिया लोगों ने। 5 साल उनका भी कार्यकाल देखा, 19 में लगा ये भी आदमी उपयुक्त नहीं है, तो उनको हटा दिया। चूंकि लोगों को उस समय कोई विकल्प के तौर पे बढ़िया चेहरा नहीं दिख रहा था, अच्छा कर्मठ व्यक्ति नहीं दिख रहा था, तो लोगों ने फिर विकल्प के तौर पे किसको चुन लिया? भतीजा को। तो ये जो चाचा भतीजा का खेल है, ये विकल्प नहीं रहने के कारण लोग उधर बढ़ जा रहे हैं। लेकिन इस बार एक बढ़िया विकल्प के रूप में मैं आया हूं और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि भाई नहीं, बदलाव हो और ये चाचा भतीजा यहां से हटे। उनको जो मिल्कियत लिख दी गई है वो मिल्कियत अब ले ली जाए। आप एक बात और गौर करेंगे कि हम जिस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में थे, उस पार्टी में रहते हुए भी हमारे यहाँ जो जयनगर का भाई आबादी है वो एकदम मिली जुली आबादी है। यहाँ पे दोनों समुदाय के लोग रह रहे हैं और मैं यहाँ पे, हमारी पत्नी यहाँ की पंचायत समिति सदस्य भी रही है, तो दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर उनको जिताया था। तो हमारे व्यवहार को, हमारे कैरेक्टर को लोग जान रहे हैं और इस बार खुल के सारे दोनों समुदाय के लोग खुल के हमारे साथ खड़े हैं और वो चाह रहे हैं कि नहीं, बदलाव हो और चाचा भतीजा को हटाया जाए और कोई नया चेहरा जो विकास कर सकता है क्षेत्र में उनको लाया जाए। आपने कहा अभी कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में आप कम से कम 30 साल प्लस आपने दिया है और इस बार जो है टिकट नहीं मिलने के बाद जो है आप चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं।
अगर आप निर्वाचित होते हैं तो आप किस पार्टी की ओर जाएंगे, या बीजेपी में जाएंगे या फिर जो सबसे ज्यादा सीटें लाएंगे उनमें शामिल होंगे? आपको अगर आपका ये प्रश्न बिल्कुल लाजमी है और जायज भी है। मैं पार्टी किन परिस्थितियों में छोड़ा जी। कोई भी व्यक्ति जब किसी पार्टी से जुड़ता है तो किस कारण से जुड़ता है? उसकी विचारधारा से, उसकी आइडियोलॉजी से। तो कल जब हमारा विचारधारा उनसे मेल खा रहा था तो मैं उनके साथ खड़ा था। मैं सिर्फ इसलिए चुनाव में नहीं आ गया हूं कि भाई पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया इसलिए मैं चुनाव में चला जा रहा हूं। पार्टी की विचारधारा में गड़बड़ी आ गई है तो उसको ये बताने के लिए कि भाई आप विचारधारा के साथ चल रहे थे, आप उससे हट गए हो, तो आप वैसे लोगों को अगर नहीं लाओगे तो परेशानी आपकी बढ़ेगी और लोग इस तरह से मैदान में आएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 10 लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं किसी संगठन में, उस 10 में से किसी को नेता बना दिया जाता है तो भाई 9 को ये नहीं बुरा लगेगा, उनको लगेगा हमारे बीच का एक आदमी गया है, कल हमको भी अवसर मिलेगा। लेकिन यदि आप पैराशूट से आप नेता को उतारोगे तो कार्यकर्ताओं में कितना जोश, कितना इंटरेस्ट रहेगा संगठन के प्रति। जिस विचारधारा के कारण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना सत्ता त्याग दिया था, एक सीट चाहते तो वो खरीद सकते थे, आज उसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लोग उस विचारधारा से हटकर हर जगह पे सौदेबाजी करते हुए जिसकी जहां पे जैसे चाहत बनती है वो किसी भी नेता को जोड़ ले रहे हैं, किसी भी नेता को भगा दे रहे हैं। तो जब आप विचारधारा से भटक गए तो ये परेशानी होगी। और मैं जब पार्टी छोड़ा हूं तो कोई ऐसे छोड़ के नहीं चला है, क्योंकि हम लोग सैद्धांतिक लोग थे, पार्टी में विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, तो हमने बजाते रिजाइन करके कि मैं पार्टी को छोड़ के जा रहा हूं। जबकि पूर्व विधायक जब पिछला बार चुनाव लड़े थे तो उनको निष्कासित किया गया था 6 वर्षों के लिए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं मैं सिद्धांत के बियॉन्ड जाके कोई काम नहीं करूंगा, और मैं बजाते रिजाइन करके आया और आगे मैं फिर पार्टी में जाने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उनका विचारधारा ही गड़बड़ हो गया है। तो जब विचारधारा आपका मेल ही नहीं खाएगा तो आप वहां जाके क्या करोगे? फिर आप कुंठा का शिकार होगे, फिर आप परेशानी झेलोगे। तो उससे बढ़िया है कि भाई आप स्वतंत्र रूप से काम करो, ज्यादा बढ़िया है। आप अभी चुनावी मैदान में उतरे हैं और लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, आपके नजर में अभी सबसे ज्वलनशील मुद्दा क्या है? ऐसे भी तो जनरली देखा जाता है कि पढ़ाई, दवाई और कमाई ये तो समस्या है ही, लेकिन सबसे ज्यादा अभी ज्वलनशील मुद्दा आपकी नजर में क्या है? अब अगर आप निर्वाचित होते हैं तो सबसे ज्वलनशील मुद्दा जो है किस प्रकार से आप निदान करेंगे, और पहला मुद्दा क्या है? सबसे ज्वलनशील मुद्दा मेरा शिक्षा का है। शिक्षा इसलिए ज्वलनशील मुद्दा है मेरा कि जब एक व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो स्वाभाविक है वो अपनी चिंता खुद करने लगेगा। शिक्षा के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, शिक्षा तो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वही दहाड़ेगा जो पिएगा। तो भैया सबसे पहला जो हमारी प्राथमिकता वो यही है। आप शिक्षा का हाल देख लो, 1960 में बना अपना जगन्नाथ जैन कॉलेज, आज तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं बना। CUET के माध्यम से एग्जामिनेशन होता है बच्चों का। इसका मतलब है कि आपका इंटर का एग्जाम जो आपने लिया वो कोई काम का नहीं है, वो नकारा है, क्योंकि आप कोई टेक्निकल डिग्री के लिए बच्चों का नामांकन नहीं ले रहे हो, आप एक सामान्य ग्रेजुएशन की पढ़ाई कराने के लिए उनका नामांकन कर रहे हो। तो फिर एक टेस्ट लेने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास सीटें कम है, छात्रों की संख्या ज्यादा है, तो भैया आप सबको निरक्षर और अनपढ़ रखना चाहोगे। तो हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो, और बड़े पैमाने पे हो, और अच्छी उसकी स्ट्रेंथ हो, जहां बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिल सके। आप अभी देखेंगे बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज बन के तैयार है, लेकिन अभी तक वहां जो है शिक्षा का कोई ताला खुल चुका है, ना ही शिक्षकों के अभाव में वो अभी तक बंद पड़ा है। अब अभी देखिए मेडिकल कॉलेज अभी तक जो है अधेर में लटका हुआ है, क्या कहेंगे? आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूं। आप जब इधर से लौटेंगे अभी हमारे घर से निकलते हुए जी, तो यहाँ पे जयनगर में एक राजकीय मध्य विद्यालय है जी, मैं वहीं से पढ़ा हूं। जब मैं 12 साल का करीब होऊंगा, मैंने समझिए कि ऐसे 40 साल पहले की, 35 साल पहले की बात है, एक हरिजन छात्रावास बना हुआ है, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। आज तक उसकी व्यवस्था नहीं बनी कि कहाँ के बच्चे इसमें रहेंगे और किनकी पढ़ाई यहाँ कराई जाएगी। आज बिल्डिंग देखिए धस चूर के 40 साल करीब हो गया तो बिल्डिंग अब टूटना शुरू हो गया है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि लोग चाहते क्या है, पब्लिक को दिखाने के लिए कि मैंने एक कॉलेज खोल दिया, मैंने एक हॉस्पिटल खोल दिया। भैया उस हॉस्पिटल की का मैंने सुचारू रूप से संचालन हो, उस विद्यालय का, उस महाविद्यालय का सुचारू रूप से संचालन हो, इसकी व्यवस्था किसके जिम्मे में है? IIT कॉलेज हमारे यहाँ खुला हुआ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुल गया हमारे यहाँ बगल में। कौन चिंता करेगा इसका भाई कि उसकी व्यवस्था कैसे होगा? बरकट्टा में यहाँ पर डिग्री कॉलेज खुल गया है। तो कठिनाई क्या है? ये लोग बिल्डिंग सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको उस बिल्डिंग में ठेकेदारी करनी होती है। पैसा बना लिया अपना, बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया, उसके बाद कोई काम हो ना हो उससे कोई बहुत ज्यादा मतलब इन लोगों को नहीं है।
अब आ जाइए, आपने बोला अभी कर्मा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो बन रहा है, आज 5 सालों से निर्माणाधीन है। तो ये उनकी क्षमता को दर्शाता है कि आप कितने क्षमतावान हो। हमारी सांसद भी हैं, पूर्व में राज्य मंत्री भी रही हैं, अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। आपको अगर क्षमता देखना है तो चले जाओ आप गोड्डा, वहां के सांसद को देख लो, उसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के वो भी सांसद हैं। दृश्य ये है कि वो सांसद रहते हुए अपने यहां ले आए एम्स, अपने यहां ले आए एयरपोर्ट। तो आप क्या कर सकते हो, ये आपके विजन पर डिपेंड करता है। आप कितना बढ़िया सोचते हो, उस पर सारा खेला होता है। जब आपके पास विजन ही नहीं रहेगा तो ये बातें होगी। आपको उनके घर से, जब वो घर से हमारी सांसद निकलती होंगी तो पहला उनको दर्शन होता होगा कर्मा जगह का। उनके घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर के बगल में है, और 2 किलोमीटर के बगल में ये कहानी है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और तो और छोड़ दीजिए, जिनका जहां उनका घर है चाराडी, उसके पीछे का सड़कों का हाल एक बार जाके वीडियोग्राफी कर लीजिएगा, लोगों के बीच में लाके रख दीजिएगा कि कितना सुंदर वहां के सड़कों का हाल है। तो जब हमारे सांसद के घर का ये कहानी है, उनके 2 किलोमीटर बगल में हॉस्पिटल बन रहा है, उनका ये कहानी है, तो भाई विकास कैसे होगा। तो मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं को कि क्षमतावान लोगों को आप चयन करिए, धर्म से उठकर चयन करिए, जाति से उठकर चयन करिए, पैसा बगैर चयन करिए, तब जाकर के अच्छे उम्मीदवार आएंगे और तब जाके क्षेत्र का भला होगा। निर्वाचित होते हैं तो आप, अब अगर निर्वाचित होते हैं तो ये सारे मुद्दों को लेकर के आप निदान करेंगे। बिल्कुल, मेरा मुद्दा यही है। देखिए, एक बात और समझिए, सत्ता में जाने के 2 तरीके होते हैं। एक है आप पूरा विकास का कार्य करो, जो जो मूलभूत सुविधाएं एक आम आदमी को मिलना चाहिए उपलब्ध कराओ और सत्ता में जाओ। लोग आपको एकदम दिल से चाहेंगे, चाहे वो किसी समुदाय, किसी समाज के हों, आपको चाहेंगे। दूसरा शॉर्टकट तरीका है, धर्म की कहानी गढ़ो, लोगों को बांटो, वोटर में बाइफर्केशन करो और उसके बाद आप सत्ता में चले जाओ। तो जब आप धर्म की राजनीति करके सत्ता में जाएंगे तो डेवलपमेंट आपका होगा ही नहीं। आप देख लो कि पिछले 10 सालों में क्या विकास हुआ है कोडरमा जिला का, हजारीबाग जिला में, और जो बरकट्टा विधानसभा का क्षेत्र है या पूरे कोडरमा लोकसभा का क्षेत्र है, देख लो क्या विकास हुआ है। तो ये तो परेशानी रहेगी। तो इसलिए इनसे हटके लोगों को इस बार मत करने के लिए मन बना रहे हैं, तभी हम जैसे निर्दलीय प्रत्याशी के पीछे लोग समर्पित भाव से खड़ा है और हमको दोनों समुदाय के लोगों का भरपूर लाभ, मैंने समर्थन प्राप्त है, तब जाकर के मैंने इतना हिम्मत किया है। आप देखिएगा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कि बेरोजगारी की समस्या लगातार जो है सामने आ रहा है और पलायन की भी समस्या काफी ज्यादा क्रिएट हो रही है, क्या कहेंगे इस पे। मैं आपको इसमें यही कहूंगा कि इसमें फिर वही बात आपकी आ गई कि आपके पास दूरदर्शी सोच है क्या। आप पलायन कैसे रोक सकते हैं, खेती की सुविधा मुहैया करा के, दूसरा रोजगार सृजन करके इंडस्ट्री लगाइए, यहाँ पे आप बढ़िया व्यापारियों को ला करके डेवलपमेंट का काम करवा सकते हैं। ये 2-3 तरीका है। अपने यहाँ लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था थी, क्योंकि हमारा जो जमीन है पठारी है, तो पठारी जमीन में आप नहर नहीं निकाल सकते हैं, तो लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था थी। हमारे बगल में, आज से मैं बता रहा हूँ करीब 85 के आसपास में, मैं बहुत छोटा था, उसमें जाता था, देखता था, पूरा हरियाली रहती थी चारों तरफ खेतों में, क्योंकि लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा उस समय थी। वो सुविधा बंद हो गई 85 के बाद, तो कहानी खत्म हो गया, किसी ने इंटरेस्ट लिया नहीं, ना कभी उस पर कोई जरूरत समझा। आपके यहाँ इंडस्ट्री है नहीं, और एक इंडस्ट्री जैसे भांगड़ी पावर प्लांट अगर खुला भी है तो वहां पे रोजगार सृजन का जो काम हुआ है, तो सारे रोजगार जो भरे गए हैं लोगों को, वो बाहरी लोगों को भरे गए हैं। तो भैया ये आपकी कमी है, या तो आप मिले हुए हो, या तो आपके पास सोच ही नहीं है कि हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। तो यहाँ तो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग जा रहे हैं नौकरी करने के लिए बाहर दूसरे राज्यों में, तो वहां किस तरह से धक्के खाते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं। शायद वो आदमी अगर अपने घर में रहता तो घर के साथ, अपने परिवार के साथ रहता और घर में रहते हुए सारा सुख दुख में अपना मजा लेता परिवार के साथ और मजे में जीवन जीता। लेकिन उसकी व्यवस्था हो जाती है, वो जाता है। त्योहार में भी देख लो, अभी त्योहार आ रहा है छठ, कितनी भीड़ है ट्रेनों में। क्यों? क्योंकि उनको त्योहार में घर आना है, वो त्योहार में आना चाह रहे हैं। तो भाई त्योहार में आएंगे कैसे? तो उनको ये सामना करना पड़ता है। अगर वो रोजगार उनको यहाँ मिलता तो कठिनाई नहीं होती। अभी आपने केटीपीएस की बात की, जो यहाँ थर्मल पावर प्लांट है, उसमें आप देखिए कि लगातार जो है बाहरी लोगों को वहां पे बेरोजगार, यहाँ के जो लोग हैं उनको कभी आज तक वहां पे कभी लगाया नहीं गया। बाहरी लोग वहां पे शासन कर रहे हैं, बाहरी लोगों की वजह से यहाँ के लोग जो है हमेशा ठगा महसूस कर रहे हैं। जब केटीपीएस यहाँ लगने वाली थी तो बोला जा रहा था कि 10 किलोमीटर के रेडियस में लोगों को फ्री बिजली मिलेगी, लेकिन आज तक जो है ना बिजली मिली और ना ही यहाँ के लोगों को रोजगार मिला। निर्वाचित होते हैं तो अब क्या करेंगे?
ये तो एकदम दिखने का चीज है, वो मेरे कहने का चीज नहीं। आप लोग ज्यादा इसको उठाते भी हो। दरअसल ये लोग क्या है कि एक बार जब विधायक बन जाते हैं, प्रतिनिधि बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो ये निश्चिंत हो जाते हैं 5 साल के लिए, भैया हमको अब कोई बात नहीं, हमको आप लोगों ने एक लाइसेंस दे दिया, हमको अब आराम की नींद सोना है। 5 साल के बाद जब चुनाव आएगा तो ठीक 2 महीना पहले, 3 महीने पहले लोग सक्रिय हो जाएंगे, फिर लोगों के पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा पैसा लगाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगा धर्म की बात करेंगे, और ऐसा करके फिर वोट लेंगे, फिर बड़े बड़े नेता उतरेंगे और यही बातों की चर्चा करेंगे। आप कल्पना करिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कोडरमा लोकसभा में जब प्रचार करने के लिए आए थे, क्या शब्द रखा था कि मैं ही एमपी हूं, मैं ही पीएम हूं। ऐसा बोला था, नहीं बोला था जी? हमको बताइए कि आम आदमी को अगर कोई समस्या होगी, उनको सांसद से मिलना है और उनको काम कराना है, तो क्या वो प्रधानमंत्री से मिल पाएंगे? तो हो सकता है ये लोग कल ये भी कहें कि हम पीएम हैं, हम एमपी हैं और हम ही एमएलए भी हैं। तो ये जनता को सोचना है कि भैया हम चुन किनको रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को चुन रहे हैं या चुन रहे हैं यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि को? ये निर्णय करना यहाँ के लोगों का काम है। अगर वो गलत निर्णय करेंगे तो झेलना तो उनको 5 साल पड़ेगा जी। अभी जो है अभी जेएमएम से जो खड़े हैं प्रत्याशी, रिसेंटली जो है हेमंत सरकार की ओर से मैया सम्मान निधि योजना लागू किया गया है। सभी के खातों में 2500 रुपए का देने का वादा भी किया गया और काफी लोगों के अकाउंट में 1000 रुपए भी आए हैं। और जो नेता है जो जेएमएम से प्रत्याशी खड़े हैं और जीत की दावा कर रहे हैं, आप जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? एक बात आप समझ लीजिए, ये सारी योजनाएं लोक लुभावन योजनाएं हैं। अगर उनको यही काम करना था तो स्टार्टिंग से किए होते। आप 4 महीना पहले, 3 महीना पहले स्टार्ट करते हो, 1000 रुपए डालना शुरू करते हो, ये क्या मैसेज है आपको? देखिए सीन क्या है ना, ये जो भी लोग हैं इनको करना कुछ नहीं है। जितना पैसा आप इन चीजों में बर्बाद कर रहे हो, उस पैसे को आप अगर कहीं एक इंडस्ट्री डाल दोगे, कुछ डेवलपमेंट का काम करोगे, तो उससे विकास ज्यादा होगा ना। तो ये उनके विजन में नहीं है। इनको लगता है, मैंने अभी यही बात आपको बोला कि ये 5 साल सो जाएंगे, जब चुनाव आएगा उसके 3 महीना 4 महीना पहले लोग जागेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, नए नए तरीके, नए नए स्टंट लाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे और भटका करके लोगों को अपना वोट लेकर के फिर जीत के चले जाएंगे। तो मैं बता दूं कि इस बार की जनता ठान ली है कि नहीं, हमको चाचा भतीजा से बाहर निकलना है। और आखिर कब तक विकल्प के तौर पे चाचा का भतीजा, भतीजा का चाचा बनता रहेगा? भाई हमको इनसे बाहर निकल के कोई नए चेहरे को, दूरदर्शी सोच वाले व्यक्ति को लाना है, ताकि समाज में एक नया गति मिले, समाज को नई गति मिले, नई ऊर्जा मिले और नई ऊर्जा के साथ विकास का काम हो। अच्छा, युवाओं को जो है बेरोजगारी की समस्या अधिकतर उत्पन्न होने का वजह से युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। जब भी किसी प्रकार का एग्जाम होता है, आप ये देखेंगे कि सरकार के ही लोग जो है जॉब में चले जाते हैं, और जो जितने लोग जो 5 साल 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कभी रोजगार मिलता ही नहीं है, ना जॉब मिलता है। जब भी किसी प्रकार का एग्जाम होता है, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे जेपीएससी का एग्जाम हो, हमेशा क्वेश्चन लीक हो जाता है। क्या कहेंगे आप? लेकिन यहाँ पे 2 बातें आपको समझनी पड़ेगी, और मैं अपने मतदाताओं को कहूंगा कि यहाँ पे 2 बातें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। युवाओं की, मैं युवाओं की बात कह रहा हूँ, युवाओं की ही बात कह रहा हूँ जी। रोजगार की यहां तक बात है, सरकारी नौकरियां कितनी है उसका एक लिमिट है। आबादी हमारी बड़ी है जी। उनको अगर रोजगार देना है तो इसके लिए रोजगार सृजन के तरीके अपनाने पड़ेंगे कि हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं। दृश्य क्या है कि चूंकि सरकार भ्रष्ट है, व्यवस्था भ्रष्ट है, तो हो क्या रहा है कि वैकेंसी आती है जी। लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, पता चलता है उनका पेपर ही लीक कर दिया जाता है और वो पूरा एग्जाम ही मैनेज हो जाता है और वो बिक जाता है पैसों पे। परिणाम क्या होता है कि जो अच्छे मेधावी छात्र हैं, जो काबिल हैं, जिनको जाना चाहिए, वो काबिलियत के दम पर नहीं जाते हैं और ये पैसा के दम पर चले जाते हैं, और बाद में जितना पैसा इन्होंने लगाया उससे कई गुना ये वसूलना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है भ्रष्टाचार तो लोगों के बीच में रहेगा। तो मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि सरकारी नौकरियों के अलावे उसमें तो ईमानदारी से काम हो, ये तो जरूरी है, परीक्षाएं निष्पक्ष हो, ये जरूरी है, लेकिन रोजगार सृजन के परिस्थितियां बनाई जाए, नए नए रोजगार के सृजन हो। जब हम आए प्रतिनिधि बनके तो लोगों में रोजगार बने और युवाएं जो भटक रहे हैं या कहीं दूर जा रहे हैं वो स्थापित होकर के अपने गांव में रहे, गांव के साथ जुड़े, यहीं पे जुड़ के रहे और खेती बाड़ी करके पैसा अर्जन करें। जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? 100% मैं जीत के लिए आश्वस्त हूं। अगर मैं चूंकि एक उम्मीदवार हूं, आप कह सकते हैं कि भाई आप तो कुछ बोल रहे हैं, सब लोग ऐसे ही बोलेंगे, तो आप हमारी बात भी नहीं सुनो और लोगों की बात भी नहीं सुनो,
आप चले जाओ क्षेत्र में, लोगों से पूछो कि आप सुरेंद्र मोदी को मत देने के लिए कितना आश्वस्त हो। आपको दिखेगा कि पूरे लोग एकदम 100% आश्वस्त हैं कि हमको सुरेंद्र मोदी को ही वोट करना है। बरकट्ठा विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं उनको अपील करूंगा फिर आपके माध्यम से, पहले तो उनको अभी आने वाले दीपावली और छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि भाई आप जो मत देने जाओगे, मेरे ऐसे 23 उम्मीदवार अभी तक बाजार में हैं, अभी तक मैदान में हैं, तो इन 23 उम्मीदवारों में से आप सब पर एक बार गणना करना और लगे कि भाई सुरेंद्र भाई मोदी उसमें उपयुक्त है, क्षेत्र के लिए कुछ बढ़िया कर सकता है, तो उसके पक्ष में अपना मत जरूर करना। बस मैं यही निवेदन करूंगा। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र भाई मोदी जी, जो इस बार बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।